नाभिक, न्यूक्लियस। हम लोगों ने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा कि जो परमाणु है उसमें एक ऋण आवेशित कण होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर उसमें उसका सारा धनावेश उसके केंद्र में रहता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस की क्या संरचना है और न्यूक्लियस के और क्या विशेषताएं हैं, उसी के बारे में हम लोगों के यहाँ थोड़ा पढ़ना है। जो नाभिक या न्यूक्लियस है किसी भी परमाणु का, जब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब तक ये पता था कि नाभिक के अंदर धनावेश केंद्रित है, उसका द्रव्यमान केंद्रित है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बाद में रदरफोर्ड ने जब प्रोटॉन की खोज कर दी तो ये बात तय हो गई कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। लेकिन नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन धन आवेशित इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अगर केवल इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, अगर प्रोटॉनों की जितनी इलेक्ट्रॉन हैं बाहर उतने ही प्रोटॉन रहेंगे तो उसके द्रव्यमान का अंतर पड़ जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए 2He4 है, अभी 2He4 हीलियम है, इसमें ये आवेश की संख्या है अर्थात प्रोटॉन की संख्या है, लेकिन द्रव्यमान उसका 4 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि नाभिक में अगर 2 ही प्रोटॉन हुए तो फिर 4 द्रव्यमान नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य है, इसलिए जो कुछ भी किसी भी परमाणु का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो इसलिए उस समय तक चूंकि न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई तो एक परिकल्पना नाभिक के बारे में आई जिसे कहते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। यानी जो नाभिक है उसके अंदर 2 कण हैं, प्रोटॉन है, धनावेशित कण है, वही धनावेश और द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है वो तो लगाता ही है, उसके अलावा नाभिक में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 2He4 है तो हीलियम का जो नाभिक है, हीलियम के नाभिक के अंदर 4 तो प्रोटॉन हो गए तो द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार हुए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य है, 4 प्रोटॉन है इसलिए 4 द्रव्यमान हो गया, और इसी में 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 प्रोटॉन हैं, तो 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान से तो इसका द्रव्यमान हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 प्रोटॉन के आवेश को, यानी धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, इसलिए ये 2 ही धन आवेश बचा, तो इसके नाभिक में 2 धन आवेश है। तो इस प्रकार से जो नाभिक हुआ उसमें भी इलेक्ट्रॉन की कल्पना की गई। आगे ये भी था कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें भी देखा गया कि जो नाभिक से बीटा किरणें निकलती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इससे भी ये बात पक्की हो रही थी कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तभी तो उससे निकलते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से किसी को भी ले लें, मान लिया हमने लिथियम ले लिया। अब जो लिथियम है उसमें 3 प्रोटॉन्स यानी 3 धनावेश होना चाहिए और द्रव्यमान 7 होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से लिथियम में 7 तो प्रोटॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स, और चूंकि 3 इसका धनावेश बचता है इसलिए 4 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आवेश हो गया 3, और चूंकि इसका द्रव्यमान नेग्लिजिबल है, नगण्य है, इसलिए द्रव्यमान हो गया 7। तो लिथियम में नाभिक में 7 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस तरह की कल्पना थी, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना है, ये थ्योरी है, ये बहुत नहीं चली क्योंकि इसमें कई कमियां हैं और उन कमियों के कारण से ही ये नहीं हो पाया। और उसमें जो कमी है वो कमी क्या है? उसकी कमी पहले तो ये है कि जो नाभिक है, इस नाभिक का चुंबकीय घूर्ण, नाभिक का चुंबकीय घूर्ण अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय घूर्ण से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित ही है। तो इस नाभिक का चुंबकीय घूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय घूर्ण से कम नहीं होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक में है। दूसरा
इसका जो कोणीय संवेग आता है, अगर इलेक्ट्रॉन को इसकी नाभिक में मान लिया जाए और गणना करते हैं और प्रयोग के आधार पर जब कोणीय संवेग निकालते हैं तो दोनों बराबर नहीं आते। इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को मान करके जो हम कोणीय संवेग निकालते हैं वो गलत है। इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि इसको अगर अंदर मान करके गणना करते हैं तो प्रायोगिक आधार पर जो इसका कोणीय संवेग आता है उससे भिन्न आता है। इसी तरह से यदि इस थोड़ी सी बहुत छोटी जगह में अगर इलेक्ट्रॉन हो, इतनी छोटी जगह में, तो उसकी जो ऊर्जा है वो 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोट मान का होना चाहिए, लगभग 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इससे रेडियो एक्टिविटी में जो इलेक्ट्रॉन्स हमें प्राप्त होते हैं उनकी ऊर्जा लगभग 2.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है 100 की जगह पर। इससे भी पता चलता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो परिकल्पना थी ये छोड़ दी गई। 1933 में, वो 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई, उस पर कोई आवेश नहीं है, द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, तो फिर नाभिक की जो संरचना थी वो बदल करके न्यूट्रॉन प्रोटॉन की परिकल्पना आई। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की परिकल्पना के हिसाब से नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो जोड़ है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यही टोटल द्रव्यमान हुआ। न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं एटॉमिक मास नंबर कहते हैं इसको, एटॉमिक मास नंबर, यानी इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। ये परमाणु द्रव्यमान संख्या है n+p बराबर 1 और p जो आवेश है, प्रोटॉनों की संख्या है, इसको कहते हैं Z, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दो हुए, एक तो टोटल मास नंबर जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। अब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के लिए आप हीलियम के इसी उदाहरण को देखते हैं, इसका द्रव्यमान 4 होना चाहिए लेकिन आवेश 2 होना चाहिए, इसलिए इसमें 2 तो प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बनकर के 4 इसका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान संख्या यही 4, और इसका आवेश हो गया 2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। ठीक इसी प्रकार का लिथियम में हम देखते हैं, तो इस लिथियम में भी 3 तो इसका आवेश है, यानी प्रोटॉन है, या ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर है, इसको परमाणु संख्या कहते हैं। ये है आपका 3, तो 3 प्रोटॉन हो गया और 4 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए ये हो गया इसका एटॉमिक मास नंबर यानी एटॉमिक वेट। और इस प्रकार से 4 3 7, तो ये हो गया 3 लिथियम 7। इस तरह से किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ये बात सिद्ध हो गई। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं। तो आज हम जो नाभिक की संरचना को मानते हैं वो यही मान के चलते हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या है, इस संख्या को आज जो पीरियोडिक टेबल है, जो इनका वो इनका सारणी बनाई गई पीरियोडिक टेबल, जिसमें आज इनको जो
एडजस्ट किया गया है वो इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही किया गया है। तो इसका जो Z है ये प्रोटॉनों की संख्या है, ये है प्रोटॉन की संख्या, इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। और जो N और P है, N और P इसको कहते हैं A, यानी ये द्रव्यमान को सूचित करता है परमाणु के। इसका नाम है परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब अगर इसमें से हमको इसका पता है तो न्यूट्रॉन का मान निकल आएगा। अगर न्यूट्रॉन का पता है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो प्रोटॉन का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब ये तो हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। हमने आपको देखा कि जो न्यूट्रॉन है, जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर कण आपस में जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक बिना आवेश का कण है, एक धनावेश वाला कण है। अब ये उस न्यूक्लियस की संरचना करते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर, उस नाभिक के अंदर रहते हैं। जो प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर धनावेश है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं विद्युतीय बल के कारण से, कूलम्ब बल के कारण से। और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर रहते हैं। तो जो न्यूट्रॉन के अंदर के कण, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई विशेष प्रकार का एक बल कार्य करता है जो उनको बांध के रखता है। क्योंकि जो बल है वो न्यूट्रॉन के बीच कार्य कर रहा है, तभी तो न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन इकट्ठा है, बाहर निकल नहीं जाता, वो कोलैप्स नहीं कर जाता, नाभिक नष्ट नहीं हो जाता। इसी तरह प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जहाँ विद्युतीय प्रतिकर्षण का बल लगता है, वहीं कोई ना कोई आकर्षण का बल भी है जो उनको इतनी छोटी जगह में बांध कर रखता है। और इसी तरह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो इस तरह से न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच कोई बल कार्य करता है इतनी छोटी जगह में जो उनको बांध के रखता है। नाभिक के इन कणों को, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कणों को हम न्यूक्लियन, सामूहिक रूप से इनको न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन अगर हम कह दें तो इसका मतलब न्यूट्रॉन अथवा या और प्रोटॉन। न्यूक्लियन यानी दोनों। न्यूक्लियन माने न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम न्यूक्लियन कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियंस हैं नाभिक के अंदर, इनके बीच में आपस में जो बल कार्य करता है, इनको जो बल बांध के रखता है, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिक के न्यूक्लियन को बांध के रखने वाले बल को नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो नाभिकीय बल की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, क्योंकि वो जो अब तक हम लोगों ने बल पढ़ा उससे अलग है। वो बहुत ही छोटी जगह में कार्य करता है और वो इन विभिन्न कणों को आपस में बांध कर रखता है। यानी वो प्रोटॉन के बीच में भी आकर्षण का बल लगाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी है, और न्यूट्रॉन के बीच में भी वही बल कार्य करता है। उसे हम नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब इसकी क्या विशेषता होती है, क्या खास बात है? पहली बात तो यह है कि ये आकर्षण ही होता है, ये प्रतिकर्षण का बल नहीं है। न्यूट्रॉन के बीच में भी आकर्षण का बल है, प्रोटॉन के बीच भी नाभिकीय आकर्षण बल लगता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी नाभिकीय आकर्षण बल ही लगता है। यानी ये आकर्षण का बल ही होता है जो हमारा नाभिकीय बल है, ये केवल आकर्षण बल होता है। दूसरा, चूँकि इनको मजबूती से बांध के रखता है, ये अब तक का सबसे ज्ञात प्रबलतम बल है। जितने बलों की जानकारी है हमें अभी विज्ञान में,
उनमें सबसे प्रबलतम, सबसे शक्तिशाली बल है ये प्रबलतम बल है। अगला, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत थोड़ी दूरी में काम करता है, नाभिक के बाहर काम नहीं करता, यानी ये बहुत थोड़ी दूरी में 10⁻⁻15 मीटर के अंदर ही काम करता है, उसके बाहर इसका अस्तित्व तो नहीं, यानी ये थोड़ी दूरी में काम करता है, छोटी दूरी में ही काम करता है। ये लघु परिसर बल है, यानी छोटी दूरी में कार्य करता है। ये जो न्यूक्लियस पास पास हैं उनके बीच काम करता है। दूसरे परमाणुओं, दूसरे नाभियों के जो हैं न्यूक्लियन, उनके बीच काम नहीं करता। जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियन यहाँ है, एक नाभिक यहाँ है, एक नाभिक यहाँ है, तो इनके न्यूक्लियन इसके न्यूक्लियन के बीच कार्य नहीं करेगा, इसी के बीच कार्य करेगा। यानी एक ही नाभिक के अंदर वो काम करता है, किसी और बगल के नाभिक के न्यूक्लियनों के ऊपर ये कार्य नहीं करता। इसका मतलब ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये अविद्युतीय बल है और आगुरुतीय बल है। ये विद्युतीय बल भी नहीं है, अनागुरुतीय बल है। गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। विद्युतीय बल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर वर्ग, ये यानी व्युत्क्रम वर्ग का नियम 1 अपान आर स्क्वायर। इसी प्रकार गुरुत्वीय बल बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये व्युत्क्रम वर्ग है। ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन दोनों करते हैं, लेकिन ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। और अगला है ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। जितना बल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, इनके बीच कोई आवेश नहीं। उतने बल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, जिनके बीच धन आवेश है। उतना ही बल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगेगा जब इसमें आवेश नहीं है, इसके ऊपर आवेश है। तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करता कि किसी पर आवेश है और किसी पर आवेश नहीं है तो ज़्यादा या कम लगेगा। ये बल आवेश पर अनिर्भर है। और सातवां, स्पिन पर निर्भर करता है। हम लोगों ने स्पिन पढ़ा, चक्रण, तो पैरेलल स्पिन पर ज़्यादा बल लगेगा और एंटी पैरेलल पर कम लगेगा। अगर पैरेलल हैं स्पिन तो बल अधिक लगेगा, अगर एंटी पैरेलल हैं तो बल कम लगेगा। ये वो नाभिकीय बल है जिसके कारण नाभिक के न्यूक्लियन आपस में मजबूती से बंधे रहते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि नाभिक जो एक छोटा स्थान है, बहुत थोड़ी छोटी जगह में रहता है, उस नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियनों को बांध कर रखने वाला सबसे पावरफुल प्रबल बल है नाभिकीय बल, उसकी ये विशेषताएं हैं। और यही नाभिकीय बल उनको आपस में बांध कर रखता है। ये तो हो गया हमारे नाभिकीय बलों के बारे में। अब यहाँ जो नाभिक है, उस नाभिक का जो रेडियस है और उसका जो आयतन है, नाभिक का आयतन नाभिक का जो आयतन है, आयतन चूँकि जो नाभिक का शेप है वो स्फेरिकल या गोलाकार होता है, लगभग गोलाकार ही होता है। अगर ज़रा भी गोलाकार से कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा तो 10% का अंतर आएगा, बाकी गोलाकार ही माना गया है। तो अगर इसका शेप गोलाकार है तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है और ये निर्भर करता है मास नंबर पर। किसी भी नाभिक के, जैसे मान लीजिए हमारा हीलियम का ही नाभिक है 2He4, तो इस पर निर्भर करता है, क्योंकि जो हमारा ये होता है यहाँ पर आपका हुआ Z, ये हुआ A, तो इस पर निर्भर करता है मास नंबर पर। तो वॉल्यूम, किसी भी नाभिक का वॉल्यूम भी 4/3 पाई आर क्यूब ये मास नंबर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको अगर हम छोड़ दें, स्थिरांक है तो ये हुआ R प्रोपोर्शनल
R का मान निकालेंगे तो इसका घनमूल ले लेंगे, तो R प्रोपोर्शनल 1/3, और इसलिए R बराबर एक कांस्टेंट से गुणा कर दिया, R0 a की पावर 1/3। ये जो कांस्टेंट R0 आता है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 1/2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आती है, और 10⁻⁻15 मीटर की दूरी को हम फर्मी कहते हैं। 10⁻⁻15 बराबर 1 फर्मी, इसलिए उसको हम लिख सकते हैं R0 = 1.2 फर्मी। तो अगर हम यहाँ लिख दें तो ये जो हमारा सूत्र है वो इस रूप में बन जाएगा 1.2 a⁻⁻1/3 फर्मी। फर्मी में लिखेंगे तो R0 का मान 1.2 आ जाएगा, और इस त्रिज्या का मान नाभिक के 1/2 a⁻⁻1/3 फर्मी के बराबर आएगा। अगर इसका आप घनत्व निकालते हैं तो घनत्व बराबर होता है नाभिक का द्रव्यमान बटा आयतन। नाभिक का द्रव्यमान, अगर नाभिक के अंदर मान लिया एवरेज न्यूक्लियन का द्रव्यमान है, एवरेज द्रव्यमान m है और न्यूक्लियनों की संख्या a है, तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा m में। यहाँ पर ये न्यूक्लियन का द्रव्यमान है, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन, ये एवरेज मास है, और ये नंबर है कितने नाभिक के अंदर कितने न्यूक्लियन हैं, ये न्यूक्लियनों की संख्या है a, इसको कहते हैं मास नंबर। तो इसलिए टोटल द्रव्यमान कितना हुआ, m × a, m की जगह रख दिया, डिवाइड किया। अब यहाँ पर जो r है, r की वैल्यू इतनी है, R0 a⁻⁻1/3। अगर यहाँ हम रख देते हैं 4/3 पाई r³ R0, तो इसका जो पावर 3 रहेगा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, और इसके 1/3 के कट जाएगा तो ये रह जाएगा, a से कट गया, ये आ गया वॉल्यूम, ये आ गया डेंसिटी। यहाँ पर डेंसिटी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि किसी भी नाभिक का मास नंबर कितना है। इसका मतलब सारे जितने भी नाभिक हैं लगभग सबका जो डेंसिटी है, घनत्व लगभग एक समान रहती, सभी घनत्व लगभग एक जैसी है, बहुत ज़्यादा इनके में अंतर नहीं रहता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी किसी भी नाभिक की उसके मास नंबर पर निर्भर नहीं करती, ए पर निर्भर नहीं करती। अब ये तो हो गया हमारा नाभिक के डेंसिटी के बारे में। अब जो नाभिक है वो कई प्रकार के नाभिक होते हैं। नाभिकों को हम कई भागों में बांटते हैं, कई तरह के नाभिक होंगे, कुछ थोड़ी थोड़ी विशेषताओं के कारण हम नाभिक को कई भाग में बांट देते हैं। अब यहाँ पर नाभिक को हम 3 भागों में बांटते हैं। कुछ नाभिक ऐसे होते हैं कि जिनके प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं होते। जब प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी तो चूंकि प्रोटॉन कहते हैं एटॉमिक नंबर को, और उसी के स्थान से पीरियोडिक टेबल में उनको स्थान मिला है, इसलिए इनके स्थान एक ही होंगे, इसलिए इनको समस्थानिक कहते हैं। चूंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इसलिए इनको समप्रोटॉनिक भी कहते हैं या आइसोटोप्स कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एक ही परमाणु होते हैं, एक ही नाभिक होते हैं, अलग अलग नहीं होते, केवल इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या का डिफरेंस है। इसलिए जब इनमें
बाकी सब एक ही है, प्रोटॉन एक ही है, सब कुछ एक है, तो इनकी रासायनिक क्रियाएं भी समान होती हैं। कभी भी इनको हम रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग नहीं कर सकते, केवल मास अलग अलग है, इसलिए इनको उसी विधि का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं जहां मास का इस्तेमाल है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3 ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इसमें ऑक्सीजन है, इसका मास 17 है, इस 16 है, 17, 18, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो वही है। इसी तरह ये 92-235 यूरेनियम के लिए हैं। ये हमारे आइसोटोप्स हैं, ध्यान रखें इनके रासायनिक क्रियाएं एक जैसी होती हैं, केवल भौतिक गुणों में थोड़ा अंतर रहता है। समभारिक आइसोबार्स उन्हें कहते हैं जिनका मास नंबर बराबर रहता है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ बराबर रहता है। जैसे 1S3, यहाँ भी A3 है, यहाँ भी A3 है, इसलिए ये समभारिक हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़ बराबर है, यहाँ भी वही है। इसी तरह से सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें भार तो बराबर नहीं होगा, प्रोटॉन भी इनके बराबर नहीं होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स इनके बराबर होंगे। जैसे इसमें देखें 7 कुल है, 3 प्रोटॉन है, तो 7 में से 3 गए, 4 न्यूट्रॉन है। यहाँ 9 आपका टोटल है, उसमें से एक सेकंड, जैसे 1H3 और 2He4 है, इसमें 3 में से 1 गए, 2 बचा, इसमें 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो यहाँ भी न्यूट्रॉन्स 2 हैं, यहाँ भी न्यूट्रॉन्स 2 हैं। तो ये हो गए कितने प्रकार के नाभिक हो सकते हैं। इसके बाद जो नाभिक हैं या न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटे कण हैं, इनके मास बहुत कम होते हैं, छोटे होते हैं। इनको हम किलोग्राम में नापेंगे तो बहुत छोटी राशि आएगी। इनको नापने के लिए हम जिस मात्रा का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिट। अब ये यूनिट किसको कहते हैं या एटॉमिक मास यूनिट किसको कहते हैं? कार्बन C612 जो कार्बन है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है C612 उसका जो ग्राम द्रव्यमान होगा, ग्राम द्रव्यमान वो हो गया 12 ग्राम। 12 ग्राम यानी उसका 12 जितना उसका परमाणु भार है उतने ग्राम द्रव्यमान है। और जितना ग्राम द्रव्यमान में जो कणों की संख्या होती है वो होती 6.02 इंटू 10⁻23। इतने परमाणु होते हैं 12 ग्राम कार्बन में, यानी ये है आपका एवोगाड्रो नंबर। तो 12 ग्राम में इतने परमाणु हैं, इसलिए एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? 12/n। तो एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, 12 से 12 कट गया तो 1/n ग्राम। n का मान रख दिया तो इतने ग्राम आया। अब इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो -27। तो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ये है एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखेंगे कि ये इतना, अगर एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य हम ऊर्जा निकालें कि ये अगर इतना द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाए तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा ये बराबर होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेल्टा m इंटू C² इक्वल टू ऊर्जा। इसमें डेल्टा m का मान रख दें
और C का मान रख दें तो इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। बस आज तो इतना ही।